Hello, Assalamu alaikum. Welcome back, guys, to my channel Explore Europe. So, आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. As you can see, that आज का टॉपिक होने वाला है कंप्लीट गाइड टू एक्वायर एडमिशन इन आयरलैंड. पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इसमें बताऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सो गाइस, सबसे पहले हमारा ये सवाल होता है द स्टूडेंट्स हु आर सीकिंग एडमिशन इन आइलैंड. सो उसके लिए होता है कि क्या सवालात आते हैं, कि क्या आइलैंड के इनटेक के बारे में सवाल आता है, एंड उसके एडमिशन प्रोसेस क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या हैं, और वीज़ा जब आप सबमिट कराते हो, जब कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने होते हैं. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन. लेट्स मूव इन टू अनदर स्लाइड. सो आपके पास आइलैंड के इंटेक को आप जनरली दो इंटेक में डिवाइड करते हो. एक ऑटम इंटेक होता है, एक स्प्रिंग इंटेक होता है. ऑटम इंटेक को नॉर्मली आप कहते हो सेमेस्टर 1, एंड स्प्रिंग इंटेक जो है वो सेमेस्टर जो है वो 2 होता है. ऑटम इंटेक जो है वो आइलैंड में बिगिन होता है सितंबर में, और इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन होती है वो जून जुलाई होती है. नॉर्मली जो है आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड होता है कि कुछ जून को डेडलाइन होती हैं, कुछ जुलाई की डेडलाइन होती हैं. सो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी जो ऑटम इनटेक है, उसी में आप जो है वो इनरोल करते हो. जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, मेजर कोर्सेज ही ज़्यादातर ऑटम इनटेक में होते हैं. इस बात का ख्याल रखो. एंड ऑटम इनटेक आपके पास आइलैंड में चल रहे हैं. स्प्रिंग इनटेक में अगर आप आओ तो ये जनरली आपके पास स्टार्ट जनवरी फरवरी से होते हैं. स्टार्टेड अभी चल रहे हैं, और इसकी जो डेडलाइन होती है, एडमिशन डेडलाइन होती है, वो सितंबर अक्टूबर तक होती है. लेकिन जो स्प्रिंग इनटेक होता है, उसमें आप बात एक बहुत नोट करके रखो कि बहुत कम कोर्सेज होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी कोर्सेज जो ऑफ़र होते हैं वो आपके पास होते हैं ऑटम इनटेक पे. सो इन बातों का ख्याल रखो. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ पे मैं जनरली आपको ये बताना चाहूँगा कि आइलैंड की जो कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी एप्लीकेशन डेडलाइन का कुछ आइडिया देना चाहूँगा. जिसमें ट्रिनिटी कॉलेज जो डबलिन है, इसकी जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनकी एप्लीकेशन डेडलाइन 31 जुलाई है. आपके पास जो 30 जून जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए डेडलाइन है. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डबलिन प्रोग्राम के लिहाज से वेरी करता है एप्लीकेशन डेडलाइन इनकी. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड गेलवे की 1 फ़रवरी एप्लीकेशन डेडलाइन है. यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क की 31 में है. एंड ड्यूबलिन सिटी यूनिवर्सिटी की 1 जुलाई. ये कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी जिनको मैंने इंक्लूड किया, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हो. तो सिर्फ एक ग्लिम्स दिया है मैंने आपको कि ये इनकी डेडलाइंस होती हैं, तो आप अपने दिमाग में रखो. एंड स्पेशली दोज हु आर विलिंग टू अप्लाई इन आयरलैंड यूनिवर्सिटी. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सवाल ये होता है कि जैसे आपके पास अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो ये अप्लाई किस तरह करें. पहले हम देखते हैं अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन प्रोसेस आइलैंड में. जनरली जो है आप जितने भी अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन हैं और जो स्टूडेंट हैं जो बैचलर के, वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट के थ्रू जाके ही डायरेक्ट अप्लाई करते हैं. लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कहती हैं आपको सेंट्रल एप्लीकेशन ऑफिस CAO के थ्रू आप अप्लाई करो. जब इस केस में, जब आपको यूनिवर्सिटी के आप पोर्टल में जाओ, वेबसाइट में आपको ख़ुद कहें कि आप सेंट्रल एप्लीकेशन ऑफिस CAO के थ्रू अप्लाई करो, तो उसकी डेडलाइन 1 फ़रवरी है. ये आप जो है वो याद रखो. और उसकी एप्लीकेशन फ़ी नॉर्मली 45 यूरो होती है. और आपके पास यूनिवर्सिटी के अगर आप अप्लाई कर रहे हो डायरेक्टली, तो उसकी भी कुछ फ़ी होती है और कुछ कोर्सेज़ की नहीं होती. वो डिपेंड करता है आपके कोर्स वाइज जो है वो डिपेंड करता है. अच्छा, अब हम मूव इन करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट. अगर एप्लीकेशन आपके पास आइलैंड में आपको जो है वो प्रोसेस करनी है, तो उसके लिए भी आपके पास आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, ऑफिशियल जो वेबसाइट है. और कुछ जो है वो वेबसाइट, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वो कहती हैं आप पैक के थ्रू अप्लाई करो. पैक इज़ एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेशन सेंटर. सो ये वाली जो वेबसाइट होती हैं, अगर आपको वो कहें कि आप पैक के थ्रू अप्लाई करो, आपकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जनरली जो पैक के थ्रू अप्लाई करने को कहती हैं. वो 3U पार्टनरशिप ग्रेटर डबलिन यूनिवर्सिटी हैं. उसमें डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी आती है, मेनॉर्थ यूनिवर्सिटी आती है, मैरी
इमैक्युलेट कॉलेज आता है, वाटरफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, कॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आइलैंड गैलवे है, और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो और भी हैं जो पैक के थ्रू अप्लाई करते हैं, और जनरली पैक के थ्रू जो अप्लाई करते हैं उनकी एप्लीकेशन फ़ी भी हमारे पास होती है। सो आप इस बात का ख्याल रखो कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपको वो कहे कि पैक के थ्रू अप्लाई करना है, सो आपको ये ध्यान में रहे कि फिर आप ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पैक के थ्रू जो है वो अप्लाई करती हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो पिछली स्लाइड्स में तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, जो आपका पहला स्टेप है, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे सिक्योर कर सकते हो। लेकिन बिफोर दैट आपको इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना होगा, जो ये करंट हमारे पास स्लाइड है, कि आप अगर एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसमें सबसे जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट से मैं पहले बताना चाहूँगा कि ऑब्वियसली कुछ कोर्सेज़ में परसेंटेज रिक्वायरमेंट भी होती हैं, लाइक आपको जनरली 50 से अबव मांगते हैं परसेंटेज अंडर ग्रेजुएट के लिए, और CGPA आपकी नॉर्मली 2.5 से अबव होनी चाहिए। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, और जनरली आइलैंड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आइल्स आपके पास और डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो आपके पास टेस्ट स्कोर मांगती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जनरली जो आपके पास इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट आइल्स की है वो 6 मिनिमम रिक्वायर्ड स्कोर है आइलैंड यूनिवर्सिटी के लिए। अगर टॉफल मांग रहे हैं तो 90 स्कोर चाहिए, PTA स्कोर मांग रहे हैं तो 36, अंडर ग्रेजुएट के लिए स्कोर चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 63 चाहिए। और कैम्ब्रिज जो है वो ESOL टेस्ट होता है, उसका स्कोर वो C1 और C2 मांगते हैं लैंग्वेज स्कोर में। सो ये वाले इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हैं, कुछ और भी टेस्ट रिक्वायरमेंट होते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज आपको स्कोर जो है वो कितना कितना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हो तो क्या टेस्ट रिक्वायरमेंट है, वो थोड़ी अलग होती हैं। उसके लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे कि आप नर्सिंग या मेडिसिन और हेल्थ केयर के आप कोर्सेज करना चाह रहे हो तो आपको फिर हेल्थ प्रोफेशन एडमिशन टेस्ट देना होता है, विच इज़ HPAT। और अगर आप ग्रेजुएट मेडिकल हो और आप फर्दर अपनी स्टडी करना चाह रहे हो तो आपके पास एक टेस्ट होता है ग्रेजुएट मेडिकल स्कूल एडमिशन टेस्ट, वो GAM SAT जेमसेट कहलाता है टेस्ट। और जो आप मेडिसिन फील्ड में अगर जाना चाह रहे हो, और MBA के लिए एक अलग टेस्ट होता है विच इज़ GMAT, भी आपको स्कोर करना होता है। दीज आर सम अदर एग्ज़ाम्स अदर देन द IELTS एंड TOEFL। सो ये भी आपके पास जो है वो एडमिशन रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसको आपको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। So now we are here to the most important slide of today's topic, admission process in Ireland। So ये कुछ common step हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपना कोर्स फॉर स्टडी आइलैंड के लिए जो है वो चूज़ करोगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपनी लिस्ट डाउन करोगे कि भाई ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसमें मुझे अप्लाई करना है। देन आप शॉर्ट लिस्ट करोगे कि लेट सपोज मुझे इस 4 से 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। उसके बाद आप ऑफिशियल यूनिवर्सिटी और कॉलेज की वेबसाइट से कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर आप उसे रीड करो, और बिल्कुल कोर्स पे अप्लाई करने से पहले आप पूरी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सही तरह पढ़ो। बग़ैर पढ़े हुए अप्लाई करना एक बेवकूफ़ी होती है। क्योंकि आप एप्लीकेशन फ़ी भी दे रहे हो तो आपके कहीं पैसे ही ज़ाया ना हो जाएं, और आजकल ख़ास तौर पे जो यूरो के रेट चल रहे हैं, बहुत आपका नुकसान हो सकता है। ये आप ज़रूर देख लो, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ईमेल कर सकते हो, और आप उन्हें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। फिर आप लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आप देख लो, IELTS हो, TOEFL हो, जो भी प्रोग्राम के लिहाज से, वो ज़रूर देख लो। अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ज़रूर आप प्रिपेयर करो। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और जिसे आप मोटिवेशनल लेटर भी कहते हो, आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो कि आप मोटिवेशनल लेटर किस तरह बनाते हो, विच इज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से 2 प्रोफेसर ज़रूर रिकमेंडेशन लेटर करें, वो आपको प्रिपेयर करना है। और आपके पास जो है वो सेंट्रल एप्लीकेशन ऑफिस अगर एप्लीकेबल है तो आप उधर से अप्लाई करोगे, नहीं तो आप पैक से करोगे, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया।
फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट आपके पास CAO ऑफिस होता है, सेंट्रल एप्लीकेशन ऑफिस, एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो पैक ऑफिस होता है। फिर आप यू विल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द कॉलेज विच यू वांट, एंड फिर आप रेडी रहो इसके लिए कि आपको यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू भी ले सकती है और कोई टेस्ट भी जो है वो ले सकती है। सो आफ्टर द एडमिशन अगर आपके पास एक्सेप्ट हो जाए आपका, होपफुली, सो आप इस दौरान आप अपनी वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको आप पूरा करते रहो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हम इसकी पिछली वाली बातों को थोड़ा सा समराइज़ करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एडमिशन के टाइम पे। सो हम सबसे पहले जो आपका रिक्वायर्ड होता है, आपके पास स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट आपको चाहिए होती है, और आपको अपने एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होते हैं, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको बैचलर डिग्री अपनी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आपको तमाम अपनी कॉलेज और अपने हाई स्कूल की सर्टिफिकेशन शामिल करनी होती है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपके पास होना चाहिए कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से। कोई एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर रिक्वायर्ड है अगर यूनिवर्सिटी से तो वो इंक्लूड होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशनल लेटर वो ज़रूर होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास जो है वो भी आपके पास इंक्लूड होनी चाहिए। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके बैंक बैलेंस स्टेटमेंट आ जाती है, प्रूफ ऑफ लोन सेक्शन आता है, अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उसका आप प्रूफ लगाओगे। आपके टैक्स रिटर्न पेपर आते हैं, आपके रिज्यूमे आते हैं विच शुड बी इन यूरो पास फॉर्मेट, एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आता है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आता है। अगर मैं इन डॉक्यूमेंटेशन को जो समराइज़ करूँ, मैंने बताया है एक्चुअली ये एडमिशन में सब रिक्वायर्ड नहीं होते, ये थोड़ा सा आपके पास मिक्सचर हैं जब वीज़ा में आप सबमिट कराते हो डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन के दौरान। सो एडमिशन के दौरान आपके पास बेसिकली जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आपके पास कोई टेस्ट है वो है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, रिज्यूमे है, your पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, लेटर ऑफ पर्पस है, ये फाइनेंशियल वाली चीज़ें और ये टैक्स रिटर्न वाली चीज़ें हैं, ये वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स के दौरान सब लिस्ट डाउन कर लिया है। आगे वाली स्लाइड्स में आपको पर्टिकुलरली जब आप वीज़ा सबमिट करा रहे होगे, वीज़ा सबमिशन के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, मैं वो भी आपको जो है वो अभी बताऊँगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। So before moving to the documents required at the time of visa submission, थोड़े से जो frequently asked question होते हैं आइलैंड के लिए, सो उसके बारे में थोड़ा हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है, दैट आर देयर एनी स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल इन आइलैंड। सो येस, देयर आर numerous scholarships are available in a student for undergraduate and for postgraduate student, especially for international students. So आप ऑफिशियल जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट है उस पर ज़रूर कोर्स पे अप्लाई करने से पहले आप ये ज़रूर देखो कि स्कॉलरशिप इस कोर्स के लिए या इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है या नहीं। So another important question that students are generally asked, that can I stay after completing my studies? तो बिल्कुल लॉ के हिसाब से, रूल के हिसाब से, अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए तो आप 2 साल का आप परमिट काम करने का बिल्कुल आइलैंड में ले सकते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो प्लस पॉइंट इफ़ यू आर अप्लाइंग इन आइलैंड यूनिवर्सिटी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि आपके पास अगर आपका एडमिशन हो गया है और अब वीज़ा भी लग गया है तो आपके पास प्री डिपार्चर चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या चीज़ें आपके पास रखनी चाहिए। सो इसमें आपके पास वैलिड पासपोर्ट ज़रूर होना चाहिए, आपके पास तमाम एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ज़रूर होनी चाहिए, अकोमोडेशन कि आप कहाँ रह रहे हो वहाँ जाके आपको एयरपोर्ट में आपके ज़रूर आपके हाथ में होनी चाहिए चीज़, आपके पास बुकिंग एट एयरपोर्ट कलेक्शन सर्विस बुकिंग ज़रूर होनी चाहिए, एंड मेडिकल एग्जामिनेशन और वैक्सीनेशन जैसे कोविड वैक्सीनेशन है या अदर आपके पास रिक्वायरमेंट हो तो वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। जैसे मुझसे एयरपोर्ट में ख़ास तौर पे आपके पास एडमिशन लेटर और वैक्सीनेशन लेटर मांगा था, तो वो आप कहीं सामने रखो ताकि आपसे कोई भी मांगे एयरपोर्ट में तो आप फ़ौरन दे दो। ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। सो ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो प्री डिपार्चर चेकलिस्ट है, आपके पास ये चीज़ें बाय हैंड होनी चाहिए और आप इसको पूरा आप निकलते हुए घर से आप पूरी चेकलिस्ट बनाओगे, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ताकि आप फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। Another important question that which intake is the best in Ireland. So जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली यहाँ पे आइलैंड में 2 इंटेक होते हैं, एक ऑटम होता है और एक स्प्रिंग होता है।
ज़्यादातर जितने भी इंडियन या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मीन एशियन स्टूडेंट जिसमें पाकिस्तान भी आ जाते हैं, वो स्प्रिंग इनटेक को प्रेफर करते हैं, जो जनरली आपके पास जनवरी फरवरी में जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि अभी स्टार्ट हैं। सो जिन्होंने नहीं अप्लाई किया, आइलैंड के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप जल्दी जाओ और अप्लाई करो। ऐसा नहीं है कि ऐसा ना हो कि आप जो है वो डेडलाइन मिस कर दो। और जो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल होता है कि कितने पैसे रिक्वायर्ड होते हैं आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाने के लिए, कितने की बैंक स्टेटमेंट बनानी होती है। क्योंकि जो एशियंस हैं, जो ख़ास तौर पे मैं मिडिल क्लास कहूँगा इंक्लूडिंग माई सेल्फ, उनको सबसे ज़्यादा यही होता है कि कितने मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखानी है। जैसे नॉर्मली मैं ख़ुद इटली में हूँ, तो इटली नॉर्मली वो लोग चूज़ करते हैं जो कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट कम दिखानी हो। लेकिन आइलैंड में जनरली बैंक स्टेटमेंट थोड़ी ज़्यादा दिखानी होती है, विच इज़ लाइक अराउंड 7,000 यूरो फॉर वन एकेडमिक ईयर। यानी कि अगर आप 2 साल की स्टडीज़ के लिए आ रहे हो, तो आपको 14,000 यूरो आपको एटलीस्ट शो करने होंगे। सो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर बैंक स्टेटमेंट कि आपको कितना अमाउंट दिखाना है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नाउ फाइनली हम उस टॉपिक पे मूव करते हैं जिसके लिए पूरी आपकी पिछली जितनी भी आपके पास 15 स्लाइड्स थी, वो उस बारे में थी। जैसे कि फाइनली आपका वो दिन आ गया जो आपका एडमिशन आ गया, और अब आपको वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं एम्बेसी में। सो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसको आप बहुत गौर से सुनना, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड विच इज़ और एंड टॉपिक। एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि आपके पास जो है वो आयरिश एम्बेसी के थ्रू आप डाउनलोड करते हो और उसे फिल करते हो, अपने साइन करते हो, उसे कंप्लीट करते हो। पहला ये डॉक्यूमेंट हो गया। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट है जो एटलीस्ट 6 मंथ के लिए वैलिड हो। आपकी 2 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हैं, जिस पे नॉर्मली आप बैक साइड पे अपना नाम, अपना जो है वो फादर नेम वगैरह लिखवा लेते हो, बट आप खुद मत लिखना। जनरली काउंटर में वो जब कहेगा लिखने को, तो आप उस वक्त लिख लेना, वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। और आपके पास होना चाहिए आपके पास लेटर ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, जिसमें आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स हों, आपके पास आउटलाइनिंग हो, आपके पास रीज़न हो कि वाई यू आर कमिंग टू आइलैंड, आपके पास ट्रैवलिंग की डेट हो कि यहाँ से यहाँ तक आप रहोगे, और क्या डिटेल्स हो, आपके फैमिली मेम्बर की डिटेल्स हों, अगर आप ईयू स्टेट में हो या नॉन ईयू स्टेट में हो। मूविंग टू द अदर रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड या आपका आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, जो आपने कोर्स के लिए अप्लाई किया है, उसे अलाइन नहीं कर रहा, तो उसको डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप उसका प्रूफ दो, एविडेंस दो कि आप ये क्यों चेंज कर रहे हो। द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड इज़ कि अगर आप ख़ास तौर पे आपको ये प्रूफ देना होता है कि हम स्टेट पे बर्डन नहीं होंगे, क्योंकि हमें सबको पता है कि दैट हम एशियंस हैं माशाल्लाह से, और हमें ये आदत होती है कि हम जाके वहाँ स्लिप हो जाएं। बहुत सारे, इवन मैं आई एम जस्ट शेयरिंग द पर्सनल एक्सपीरियंस, कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि अगर मैं यहाँ पे मुझे वीज़ा मिल जाए, मैं 1 साल का कोर्स कर लूँ, फिर आके मैं स्लिप हो जाऊँ। सो ये चीज़ें जो है आपके जो यूरोपियन स्टेट हैं, ये लोग जो है वो बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कि एशियंस ऐसी हरकत करते हैं। सो आपको ये प्रूफ देना होता है कि आप स्टेट पे बर्डन नहीं बनोगे, आप यहाँ आके स्लिप नहीं करोगे। सो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ करना होता है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो आपको कॉलेज ने दिया है, आप एविडेंस दो कि आपका जो एजुकेशनल हिस्ट्री में गैप आया है, उसका एविडेंस दोगे आपके पास। उसके बाद आप लैंग्वेज का प्रूफ दोगे, एविडेंस ऑफ फ़ंड दोगे, अकोमोडेशन का बताओगे कि कहाँ रहोगे, आप तमाम चीज़ें कैसे आप जो है उसको टैकल करोगे, ये तमाम करोगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये आपके पास प्रीवियस स्लाइड से लिंक है कि आप जो प्रूव करोगे, ये प्रूफ बताओगे दैट यू विल रिटर्न। एक्चुअली ये जो सबसे मेन बात होती है आपकी वीज़ा अप्रूवल में, कि आप प्रूफ लगाओ कि आप वापस आओगे, आप स्लिप नहीं हो जाओगे। उसमें क्या क्या आप डॉक्यूमेंट लगाओगे? 3 मोस्ट रिसेंट ओरिजिनल पे स्लिप लगाओगे। अगर आप काम करते हो तो लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर लगाओगे, नहीं तो आप यूनिवर्सिटी का लेटर लगाओगे, विच इज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। एक्चुअली टैक्स रिटर्न लगाओगे अगर आप अपनी पे स्लिप दिखा रहे हो, तो अगर आप स्पॉन्सर ब्लड रिलेशन में से आप दिखा रहे हो, सो उनकी पे स्लिप लगाओगे, उनके टैक्स रिटर्न लगाओगे, या अपने टैक्स रिटर्न लगाओगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसका एविडेंस होगा। और अगर आपके पास आपने पहले आइलैंड में अप्लाई किया है, आयरिश वीज़ा आपके पास रिफ्यूज़ हुए हैं, तो आप वो जो है वो डॉक्यूमेंट लगाओगे
रिफ्यूज़ल जो आपके हुए हैं आप ट्रैवल और मेडिकल इंश्योरेंस अटैच करोगे और स्कॉलरशिप प्रूफ ऑफ स्कॉलरशिप होगा अगर एप्लीकेबल होगा। सो दैट्स ऑल। आज का टॉपिक यहीं तक था और मैंने पूरा आपको शुरू से लेके आप किस तरह जो है वो एडमिशन करोगे, क्या इनटेक है, क्या फ़ी है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल बताई वीज़ा सबमिशन तक। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। और कोई भी आपको सजेशन हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन ईमेल मी एंड यू कैन राइट योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय फॉर नाउ एंड मिलते हैं इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द।